हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अपने कंप्यूटर के जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जीओआईटी के लिए, उनको डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे बात करा है कि जब हम आरडीबीएमएस पढ़ते हैं उसमें एक कंसेप्ट आता है किस चीज़ का, नॉर्मलाइजेशन का। तो उसी के बारे में पूछा है कि उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, क्यों हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं। बेसिकली बेटा आपने याद रखना है, जब भी हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक कुछ हमारे पास स्टेप ऑफ प्रोसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को। कहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे डाटाबेस के अंदर। ओके, तो अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सर ये क्या होता है बेसिकली, नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस। बेसिकली ये हमारे पास क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अभी बोल सकते हैं इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, या फिर इट इज़ अ प्रोसेस through which data has been organized इन डाटाबेस। ओके, मतलब बेसिकली जो हमारे पास डाटाबेस होता है ना, उसमें आप डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हो, उस कंसेप्ट को, उस जो स्टेप्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। ओके, जैसे आप क्या करते हो, जैसे आपके घर होता है, घर में आप देखते हो कि जो आपके मदर होते हैं उनको, उन्होंने क्या किया होता है, हर एक जो आपका जो सामान होता है उसको एक क्या किया, किस वे में रखा होता है, एक ऑर्गेनाइज वे में रखा होता है। उनको पता होता है कि अगर आपको कोई शर्ट लेनी है तो आप वो आपको पता बताएंगे कि अलमीरा में यहाँ पे चला जाओ, यहाँ पे आपकी शर्ट मिल जाएगी। ओके, अगर आपको अपनी एक और समथिंग कोई चीज़ चाहिए तो एक तरीके से सारी चीज़ें क्या करके रखी होती हैं, ऑर्गेनाइज करके रखी होती हैं। तो वैसे ही अगर हम एक डाटाबेस पढ़ते हैं तो डाटाबेस में भी हमें क्या करना पड़ता है, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है ताकि कल को हमें कोई दिक्कत ना हो, है ना। दिक्कत किस टाइप की होती है, अगर मुझे मान लो कोई जैसे कोई डाटा है, मुझे इंसर्ट करना है डाटाबेस में, या फिर मुझे कोई डाटा अपडेट करना है, या मुझे कोई डाटा डिलीट ही करना है ना। अपडेट के टाइम मुझे ऐसा ना हो कि मैं एक जगह अपडेट करूं और दूसरी जगह वो डाटा अपडेट ना हो। ओके, और वही चीज़ दूसरा क्या होना चाहिए, अगर मैं कोई डाटा डिलीट कर रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं अगर कोई पर्टिकुलर डाटा डिलीट कर रहा हूँ, इससे मेरा पूरा का पूरा जो पर्सन का डाटाबेस है वो ही ना डिलीट हो जाए। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, कुछ एनोमलीज होती हैं या फिर कुछ एरर्स होते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक कंसेप्ट आता है नॉर्मलाइजेशन का। और ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम बेसिकली हम डाटाबेस मैनेजमेंट एक तरीके से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, डीबीएमएस। वहाँ पे हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। किस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हो, डाटा को आपके डाटाबेस के अंदर। तो अब आपको लग गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन का मेन पर्पस क्या है। सर हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, टू एलिमिनेट डाटा रिडंडेंसी एंड प्रिवेंट इंसर्शन अपडेट एंड डिलीशन एनोमलीज, है ना। तो एनोमलीज मैंने आपको बताई दिया क्या होता है, बेसिकली कोई एरर्स या फिर प्रॉब्लम। क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल टर्म होती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने बस याद रखना है कि एनोमलीज क्या हो सकती हैं, बेसिकली कोई एरर्स हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई दिक्कत आ रही होगी। तो दिक्कत मैंने आपको बता ही दिया कब आएगी, या तो आप कोई चीज़ इंसर्ट कर रहे हो डाटाबेस के अंदर, या कुछ जो ऑलरेडी इंसर्ट है उसको आप चेंज कर रहे हो तब दिक्कत आ सकती है, या तो आप कोई पर्टिकुलर सेक्शन डिलीट कर रहे हो तब कोई दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी दिक्कतें ना आएँ, इसके अलावा कोई डाटा डुप्लीकेट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि डुप्लीकेसी ऑफ डाटा, कि कोई भी डाटा है वो क्या हो, डुप्लीकेट ना हो। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन के हमारे पास 4-5 स्टेप्स होते हैं वैसे तो। अगर आपको वैसे ही लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि जो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन होती है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं हमारे पास, बेसिकली 4 तरीके से हम जो पढ़ते हैं नॉर्मल फॉर्म। वो कौन सा आता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फिर सेकंड पे आता है हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिर हमारे पास कौन सा आता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, एनएफ का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉर्मल फॉर्म। अगर कोई नोट्स बना रहा है तो वो लिख लेना इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब देखो जो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है इसका मतलब क्या होता है। तो आपने याद रखना है कि इसका एक रूल होता है कि जो हमारा एक सेल होता है ना किसी टेबल में, उसमें हमेशा एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, सिंगल, या फिर हम बोल सकते हैं एटॉमिक वैल्यू। ठीक है, क्या होना चाहिए, या तो सिंगल या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, हमारे जो हमारा सेल होता है। क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि जब भी हम अपना आरडीबीएमएस पढ़ते हैं, ठीक है, आरडीबीएमएस जब हम पढ़ते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हम जो डाटा स्टोर करते हैं उसको, डाटा को किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं बेटा, हम उसको टेबल की फॉर्मेट में उसको स्टोर करते हैं। तो वैसे ही अगर हम
इसी टेबल के ऊपर नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा टेबल है, उसके अंदर कि आपने कोई किसी सेल के अंदर वैल्यू डाल दिया। मान ले एक बस एक मान लेते हैं कि एक पर्सन आ गया अमन, है ना। अमन के पास कितने दो रोल दो क्या उसके पास मोबाइल नंबर, ठीक है। एक आ गया 88 समथिंग करके, फिर दूसरा आ गया 98 समथिंग करके। तो मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है इसमें क्या होता है कि अगर उसके पास किसी भी एक सेल के अंदर दो नंबर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना आप, इसका मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2, तो इसको मुझे क्या करना पड़ता है, तोड़ के अलग अलग फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। अब इसको मैं कैसे तोड़ूंगा सर, सिंपल सा है। आप क्या करेंगे, इसी अमन को कितने सेल में तोड़ देंगे, 2 सेल में तोड़ देंगे, एक अमन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो डुप्लीकेसी तो हो रही है, पर जो हमारा कंसेप्ट है कि अगर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अपने डाटाबेस को चाहते हैं तो हमें एटॉमिक वैल्यू ही डालनी है किसी सेल के अंदर। और एटॉमिक वैल्यू क्या होती है सर, हमारी सिंगल वैल्यू। और यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ थी, यहाँ पे हमारी 2 वैल्यूज़ थी, है ना। यहाँ पे दिख रही ना, क्योंकि मोबाइल नंबर 2 है, यहाँ पे कॉमा करके लिखे हुए, तो मुझे इसको एक में कन्वर्ट करना था। तो एक के में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक अलग से रो बना दी, और ऊपर वाली रो में एक पहले वाला नंबर डाल दिया, और नीचे वाली रो में मैंने दूसरा वाला नंबर वहाँ पे डाल दिया। तो इससे हमारा क्या हुआ, जो हमारे पास यहाँ पे जो ये मेरा ये वाला टेबल बना, ये किस में बन गया मेरा सर, ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ये टेबल बन गया। ठीक है। तो बस है कुछ नहीं है, बस आप क्या कर रहे हो कि जो आपका डाटाबेस हो उसको आप ऑर्गेनाइज करके लिख रहे हो, है ना। ऑर्गेनाइज करके क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है ये क्या काम करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंगल या फिर एटॉमिक वैल्यूज़ होती है, उनको मेंटेन करने का काम करता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कोई भी टेबल है जिसमें सारी वैल्यू एटॉमिक हैं, वो हमारी किस नॉर्मल फॉर्म में आती हैं, वो हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आती हैं। इसके अलावा जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, इसकी तो यही कंडीशन होती है कि जो हमारा जो पहला टेबल है वो पहले से हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। ऑब्वियसली जब आप क्या करते हो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तभी जाओगे जब आप कोई चीज़ पहले से इंप्लीमेंट कर चुके हो। तो पहले से पहले कौन है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। तो पहली कंडीशन आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसमें बोलते हैं कि इसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। एग्जाम में बस आपसे यही पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होता है जहाँ पे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है। तो नो पार्शियल डिपेंडेंसी, है ना। तो ये किससे रिलेट करता है, ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म से रिलेट करता है। ठीक है। मुझे इतना ज़्यादा टफ नहीं करना है, मुझे बस वही चीज़ आपको लिखवानी है जो आपको एग्जाम रेलिवेंट है। क्योंकि अगर मैं इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म को भी थोड़ा और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के भी इलेबरेट कर दूंगा, और जो आपके काम का नहीं है, बस जो आपको एग्जाम रेलिवेंट है वही आपको पढ़ना है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या कंडीशंस बनती हैं। कि एक तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब हमारे टेबल की जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिक होनी चाहिए। दूसरा है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ऐसे समझ लो आप कि अगर आपके पास कोई टेबल है ना, उस टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप पूरे के पूरे रिकॉर्ड को सर्च कर पाओ। ऐसा ना हो कि आपके पास एक और कॉलम है जिसकी हेल्प से भी आप पूरा का पूरा एक तरीके से कॉलम को सर्च कर पाओ। तो इस टाइप की कोई भी आपको डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। तो इसको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ हम हमारे सेकंड नॉर्मल फॉर्म से, है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं। ये बेसिकली जब आप पढ़ोगे ना कंपोजिट प्राइमरी की, तो वहाँ पे आते हैं। जैसे कंपोजिट का मतलब जैसे यहाँ पे समझ लो कि अगर आपका आधार कार्ड मेरे पास है ना, या फिर आपका पैन कार्ड मेरे पास है, तो देखो मैं आधार कार्ड से भी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकता हूँ, और पैन कार्ड से भी आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकता हूँ। पर जब हम अपना डाटाबेस बनाते हैं तो या तो मैं सिर्फ आधार कार्ड को बेस मानता हूँ, या तो मैं सिर्फ आपके पैन कार्ड को ही बेस मानता हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और वो कौन से कंडीशन में आती है, वो हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन में आती है कि एक तरीके से जो हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी है उसको आपको ख़त्म करना है। ओके, ये आपने ख़त्म कर लिया। फिर अगला जो हमारा आता है इसको बोलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें वही कंडीशन है कि आपका जो टेबल है वो पहले से किस में होना चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। प्लस इसमें एक क्या कंडीशन आ जाती है कि नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इसको आप पूरा लिखना है ना, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसमें, हमारे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। ओके, इसका बोलने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक रास्ता है, मतलब एक आपके पास एक सेल है, इस सेल से आप कहाँ पे जा रहे हो, किसी बी सेल के ऊपर जा रहे हो। ठीक है। पर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी से फिर आगे वो कहाँ पे जा रहा है, सी के पास जा रहा है। इससे क्या देख रहे हो आप, एक रास्ता बन जा रहा है ना, एक ट्रांजिशन बन जा रही है कि पहले आप ए से बी पे जाओगे, फिर बी से आप सी के ऊपर जाओगे। तो इससे बढ़िया है हम ए को डायरेक्ट सी के साथ क्यों नहीं लिंक कर दें। ठीक है। क्यों, और बी का जो रास्ता है इसको क्या करते हैं, मान लो कल को बी में कोई दिक्कत आ गई तो मैं सी के पास तो कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा, है ना। क्योंकि इसमें इसके बीच में देखो क्या आ रहा है, ट्रांजिटिव आ रही है, मतलब एक
ट्रांजिशन हो रही है दूसरे के पास, फिर दूसरे से वो तीसरे के पास जा रही है। तो इस चीज़ को भी ख़त्म किया जाता है। कहाँ पे ख़त्म करते हैं, कौन से स्टेप में? हम जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म जब पढ़ते हैं वहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। तो कल को आपसे पूछ, अब ये इसको मैंने जब रिमूव कर दिया ना, मान लो मैंने बी को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब देखो ए से सी के बीच में क्या बन गया सर, एक डायरेक्ट रास्ता बन गया। तो जब हमारा डाटाबेस कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है तो इसको हम कौन सा डाटाबेस बोल देते हैं, कि जो हमारा डाटाबेस अब कहाँ पे कौन से फॉर्मेट में बन गया है, हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में वो बन गया है, वो कंप्लीट हो गया थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। कि जो उसकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी थी कि पहले ए से वो बी के पास जाएगा, फिर बी से फिर आगे जाके सी के पास जाएगा, तो हमने बी की डिपेंडेंसी डायरेक्टली ख़त्म कर दी और ए को डायरेक्टली किससे लिंक कर दिया, हमने सी के साथ लिंक कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली हम जब पढ़ते हैं बेसिक तो हम 4 ही पढ़ते हैं, कि एक तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं, और एक हमारे पास आता है, इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, BCNF की। इसको लिख लेना आप, इसको आप लिखना आप बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। NF तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी जो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, B स्टैंड फॉर बॉयस, C स्टैंड फॉर कॉड और N स्टैंड फॉर नॉर्मल फॉर्म। अब देखो इसमें भी क्या रूल होगा, मैंने वही बताया कि अगर आप किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हो तो क्या होगा, जैसे सेकंड के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होना कंपलसरी था, थर्ड के लिए आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना कंपलसरी था, तो वैसे ही जैसे आप BCNF में जाओगे तो आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना कंपलसरी होता है वहाँ पे। तो एक तो ये चीज़ आती है। बाकी इसमें क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछी जाती है इसमें, तो आपने उसको मतलब नोट करके लिख लेना है कि जो हमारे पास BCNF होता है, ये क्या होता है, हमारे पास स्ट्रिक्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा नॉर्मल फॉर्म होता है जिसको हम स्ट्रिक्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। मतलब जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म इम्प्लीमेंट हुआ है ना, वो स्ट्रिक्टली अप्लाई होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा बहुत हमने फ्लेक्सिबल कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वो कौन हैंडल करने का काम करता है, वो आपका ये वाला होता है, जो है ना नॉर्मलाइजेशन फॉर्म BCNF, वो इसको हैंडल करने का काम करता है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। और कल को मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ कि स्ट्रिक्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म हम किसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास एक स्टेप होता है BCNF, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट नॉर्मल थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी कि इसके रिगार्डिंग, हमारे नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ आपके मतलब जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए, क्या क्या चीज़ें होती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो सारे आपने नोट कर लेने हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, इन अ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाट इज़ अ पॉइंटर। अब C लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ते हैं पॉइंटर। तो पॉइंटर बेटा होता कुछ नहीं है, एक वेरिएबल ही होता है। ओके, ये वेरिएबल क्या काम करता है, ये वेरिएबल हमें क्या करता है, बेसिकली एक एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है ना। बेसिकली वेरिएबल क्या काम करता है, ये मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ ईजी वे मेरे को, ठीक है। मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है। अब देखो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, वेरिएबल सर है क्या, कुछ भी नहीं। बेसिकली जब हम वेरिएबल हम उसको बोल देते हैं कंप्यूटर में या फिर टेक्निकल टर्म में, जब हम किसी लोकेशन को या फिर किसी एड्रेस को नाम देते हैं ना, ठीक है। जैसे नामकरण करते हैं, मैं बोलूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपका नामकरण कर रहा हूँ, ठीक है। नामकरण किसका कर रहा हूँ, जो मेरे पास मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी का जो एड्रेस है, ठीक है, मेमोरी एड्रेस का मैं नामकरण कर रहा हूँ, उसको क्या बोल देते हैं हम, वेरिएबल बोल देते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, अगर इसको लिखना हो तो एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम वेरिएबल बोल देते हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, मेरे पास कोई मेमोरी लोकेशन होगी, उसको मैंने अपने बिहाफ पे एक नाम दे दिया, तो उस नाम को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम वेरिएबल बोल देते हैं। तो वैसे ही पॉइंटर भी हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। पर ये क्या करता है, ये किसी मेमोरी का क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है। मतलब इसका बोलने का ऐसे समझा देता हूँ आपको, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास ये क्या है, डाटाबेस है, सपोज कर लो, है ना। यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया 101, यहाँ पे आ गया 102 और यहाँ पे आ गया 103। ओके, अब यहाँ पे आपकी वैल्यू पड़ी है 20, यहाँ पे पड़ा है 10 और यहाँ पे पड़ा है 40, सपोज कर लेते हैं, है ना। अब जब मैं मेमोरी एलोकेट करता हूँ C लैंग्वेज में, तो वहाँ पे हम कैसे मेमोरी एलोकेट करते हैं, जैसे मान लो मैंने कर दिया इंट ये वाला सिंबल, स्टार का सिंबल, क्योंकि जो एस्टिक वाला सिंबल होता है ये किसको दिखाने का काम करता है कि अभी आप पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ कर रहे हो। ओके, तो जब आप एस्ट्रिक P का यूज़ कर रहे हो तो अब देखो यहाँ पे है क्या, सबसे पहले तो इंट आ गया। इंट का मतलब है कि जो भी मैंने मेमोरी यूज़ की होगी
उसमें किस टाइप की वैल्यू होगी, हमारी इंटीजर वैल्यू होगी। तो मान लेते हैं कि मैंने ये वाली इस मेमोरी को मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस कर रहा हूँ। तो ये मेरी वैल्यू 20 किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। अब देखो एस्ट्रिक पी, एस्ट्रिक पी क्या होता है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पी क्या नाम दे रहे हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। पी की जगह आप ए दे सकते हो, बी दे सकते हो, सी दे सकते हो, पर आपको क्या यूज़ करना है, आपको ये वाला एस्ट्रिक का सिंबल तो मस्ट है यूज़ करना। ये वाला सिंबल आप यूज़ करोगे। ये वाला तो अल्फ़ाबेट आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी लिख सकते हो। तो जब आप इसको एलोकेट कर दोगे तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका मान लेते हैं ये आपकी कौन सी मेमोरी है, 101 है ना, ये आपकी 101 है। तो जो आपका एस्ट्रिक पी है वो किसको आप क्या होल्ड करेगा, वो आपका 101 होल्ड करेगा अपने अंदर। ठीक है, ये मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बच्चे समझते नहीं इस चीज़ को। बस आप ऐसे समझ लो कि जो आपके पास 101 एड्रेस है, उस एड्रेस को किस वेरिएबल ने अपने पास, या फिर किस मेमोरी एड्रेस के अंदर हमने ये वेरिएबल डाला है, तो वो हमारा 101 होता है। ठीक है, तो ये आपने समझनी होती है, ज़्यादा टफ नहीं करनी होती चीज़ें। बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपको वैसे समझना होगा कि पॉइंटर हमारा ना एक ऐसे मेमोरी एड्रेस होता है जो दूसरे वेरिएबल का क्या करता है, एक तरीके से एड्रेस को एक तरीके से पॉइंट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे पी के अंदर क्या है, 101। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि पी बता रहा है कि उसके पास कितना पड़ा है, 101। ठीक है, और 101 एक्चुअल में कहाँ पे है, 101 यहाँ पे है, और 101 के अंदर क्या है, कोई डाटा पड़ा है कितना, 20। तो कल को मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है, कल को मैंने पी जो था इसमें कुछ मैंने चेंज कर दिया, तो वो चेंज मेरा कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, मेरे इस वैल्यू में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, इसका एड्रेस अपने पास संभाल के रखा है ना। जैसे मान लो मुझे किसी एड्रेस पे कुछ चीज़ भेजनी है, तो मैंने उस एड्रेस को क्या किया, अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लिया। तो पॉइंटर भी वही काम करता है, ये एड्रेस को अपने अंदर कॉपी करके रख लेता है, और मैं जैसे ही कल को कुछ चेंज मुझे करवाना है उस एड्रेस के ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली उस एड्रेस के ऊपर कुछ चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, उस एड्रेस में कुछ अपडेट कर देता हूँ, और वो अपडेट मेरा कहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हो जाता है, मेरे डाटाबेस के पास वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये काम करता है बेसिकली जो हमारा पॉइंटर होता है। तो इस सारे से हमें क्या सीखने को मिला कि सर जो हमारे पॉइंटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली हमारा एड्रेस होल्ड करने का काम करते हैं। कौन सा एड्रेस होल्ड करते हैं, वो बेसिकली किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप देखो तो हम बोलेंगे अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बी, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कि बेसिकली सर पॉइंटर क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है, या फिर एक ऐसा हम बोल सकते हैं एक ऐसा नामकरण दिया गया होता है जो क्या करता है, स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस को। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं ना, वो तो क्या करते हैं, कोई ना कोई डाटा स्टोर करने का काम करते हैं। पर पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो डाटा को नहीं स्टोर करता है, वो डाटा के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, वही चीज़ जैसे मैंने अभी आपको समझाई कि मान लेते हैं ये 101 है और ये आ गया इसमें 20। तो 20 यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू है, और ये 101 क्या है, ये हमारा सर एड्रेस है। ओके, तो अगर मैं नॉर्मली अगर सी लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में आपको बताऊं, तो अगर मैं बात करूं इंट ए है ना, और जब मैं इंट ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इंट ए की बात कर रहा हूँ, तो मान लेते हैं ए मेरा ये वाला आ गया। अब ए मेरा किस चीज़ को दिखाएगा, ए मेरा 20 को दिखाएगा। ठीक है, ए मेरा किसको दिखाएगा, जो उसकी एक्चुअल में वैल्यू है उसको दिखाने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो तो मैंने ए के अंदर कितना डाल दिया, ठीक है, ए के अंदर मान लो मैंने अभी यहाँ पे कितना डाल दिया, इंट ए के अंदर 20। तो इसका मतलब क्या है कि ए नाम की मेरी कोई लोकेशन है, उसके अंदर मेरे पास कितनी वैल्यू पड़ी है, 20 वैल्यू पड़ी है। तो मतलब क्या है कि ए वेरिएबल जो ए है उसके पास कितनी वैल्यू है, 20 है उसके पास। ठीक है, हमें तो देखने में कितना दिख रहा है, यहाँ पे 20 दिख रहा है, और मेमोरी में वो कितना होगा हमारा, 20 ही होगा। और वैसे अगर मैं दूसरे तरीके से इसको वो बना दूँ, पॉइंटर बना दूँ, तो इंट स्टार ए। अब इसका मतलब क्या है कि अब जो वो देखेगा कि ए लोकेशन है कहाँ पे, ए लोकेशन हमारी कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है 101। तो ये क्या करेगा, ए का वैल्यू नहीं स्टोर करेगा, ए का जो हमारा एड्रेस है उसको स्टोर करेगा। तो अभी ए के पास कितना आ जाएगा, उसके पास ए के पास कितनी वैल्यू होगी, उसके पास 101 होगी। ओके, तो ये कन्फ्यूजिंग मतलब होता है थोड़ा सा, तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसको आपने नोट करके लिखना है। बाकी मैंने आपको नीचे भी समझा दूंगा क्या होता है। बाकी इसमें देखो और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे वो लिखा है कि पॉइंटर होता है कि वेरिएबल स्टोरिंग मेमोरी एड्रेसेस। बाकी ऑब्वियसली मैंने ये चीज़ आपको बेसिक्स में भी बताई थी कि हमारे एक रैम होती है, या फिर जो हमारी मेन मेमोरी होती है जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें चलती हैं। तो उन्हीं उसी मेमोरी की बात करें, जब मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ ना, तो आपने ये समझना है कि हम रैम की बात कर रहे होते हैं।
ओके, वेरिएबल का वही लिखा है, डेफिनेशन क्या होती है, स्टोरिंग मेमोरी एड्रेस। बेसिकली ऐसा एक तरीके से वेरिएबल क्या होता है, ऐसी कोई नामकरण किया होता है, नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, उसको हम बोल देते हैं वेरिएबल। जहाँ पे हम क्या स्टोर करते हैं, अगर हम पॉइंटर की बात कर रहे हैं तो पॉइंटर क्या करता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है जो मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करने का काम करता है। बस इतना सा फंडा है, तो आपने नोट करके लिखना। बाकी ये देखो यहाँ पे ऑपरेटर दे रखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आते हैं हमारे पास एक आता है एंड ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ। एग्जाम में यही एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। जो आपका एंड ऑपरेटर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। और ये करता है, कोई भी वेरिएबल का एड्रेस है उसको मतलब गेट करने का काम करता है, लेने का काम करता है। वैसे ही हमारे पास डी रेफरेंस का होता है, उसको मैं एस टी का सिंबल बोल देते हैं। उसको मैं इरेज कर देता हूँ ज़रा, ठीक है। तो डी रेफरेंसिंग का होता है जो, वो क्या करता है, अगर हमें कोई वैल्यू लेनी है उसको लेने का काम कौन करता है, बेसिकली हमारा डी रेफरेंसिंग उसका काम करता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा इसमें, जैसे हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तो उसमें बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि पॉइंटर क्या होता है, एक स्पेशल हमारे पास वेरिएबल होता है जो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेसेस को ऑफ अनदर वेरिएबल, है ना। जो मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ए था ऊपर, तो ए की एक्चुअल में वैल्यू 20 थी, पर ए का एड्रेस क्या था, ए का एड्रेस था 100, ठीक है। तो ए का एड्रेस क्या था हमारे पास यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ गया हमारा, सपोज कर लो ए का एड्रेस कितना था यहाँ पे 1001 था। तो 1001 किसने होल्ड किया, वो हमारे किसी और वेरिएबल ने होल्ड कर लिया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, पॉइंटर बोल दिया, है ना। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे समझा ही देता हूँ कि एवरी वेरिएबल इन सी हैज़ टू थिंग। जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसके पास दो चीज़ें होंगी, एक तो वैल्यू होगा और साथ ही साथ क्या होगा, उसका एड्रेस होगा। जो मैंने आपको बताया कि ये वेरिएबल आ गया, तो वेरिएबल का क्या होगा, एक तो एड्रेस होगा, है ना। एक तो क्या होगा उसके पास बेटा, उसका अपना एड्रेस होगा। ये 101 क्या आ गया, उसका एड्रेस आ गया, और उस एड्रेस का अपना क्या है, डाटा है, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी वैल्यू। तो जब भी एक हम एक तरीके से वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैंने क्या बनाया था, ए इज़ इक्वल टू 20, है ना। तो जो ए है, ए क्या है, बेसिकली हमारे पास 101, ठीक है। 101 हमारी मेमोरी है, इसमें कितना डाटा पड़ा है, हमारा 20 पड़ा है। ये चीज़ आपने समझनी होती है, क्योंकि हम ए तो समझ लेते हैं कि ए वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, पर कंप्यूटर क्या समझेगा उसको, कंप्यूटर वो देखेगा अच्छा 101 मेमोरी की आप बात कर रहे हो, ओके। तो ये ह्यूमन अकॉर्डिंग आ गया, ये आ गया हमारा कंप्यूटर के अकॉर्डिंग कि 101 मेमोरी है, वहाँ पे कितनी वैल्यू पड़ी है हमारी, 20 वैल्यू वहाँ पे पड़ी है ना। तो वही लिखा है कि जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं वो स्टोर क्या करते हैं, 5 और 10 पॉइंट, मतलब कोई भी वैल्यूज़ उनको स्टोर करते हैं। जैसे नॉर्मल वेरिएबल क्या था, जैसे ये वाला नॉर्मल वेरिएबल था, बेसिकली एड्रेस ही था। इसने क्या किया, इसने अपने अंदर कौन सी वैल्यू होल्ड करके रखी है, 20 इसने अपने अंदर स्टोर करके रखी है, ओके। पर अगर हम बात कर लेते हैं पॉइंटर की, तो पॉइंटर क्या काम करते हैं, ये उसके एड्रेस को होल्ड करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एक्चुअल एड्रेस का एग्जांपल है, वो उसको अपने अंदर होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पे कि आप क्या करो, 101 को स्टोर कर रहा हो अपने अंदर, ठीक है। मैं बोल दिया इंट, ठीक है, इंट स्टार, यहाँ पे पी कर दिया और इज इक्वल टू मैंने कर दिया ए, ओके। तो इससे क्या होगा कि ए जो हमारे पास है, ए का एड्रेस किसके पास चला जाएगा, हमारा पी के पास चला जाएगा। ए का एड्रेस कितना है बेटा, हमारा 101। तो अब क्या होगा, जो हमारे पास पी है, पी के पास कौन सी वैल्यू होगी हमारे पास, 101। और 101 एक्चुअल में है क्या, ये हमारा एक एड्रेस है, किसका एड्रेस है, ये हमारा एक वेरिएबल का एड्रेस। तो वही लिखा है कि एक ऐसा वेरिएबल होता है, मतलब एक ऐसा पॉइंटर होता है कि कैसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल का क्या करता है, एड्रेस अपने पास रखता है। तो ए का एड्रेस कितना है, 101। तो 101 किसने होल्ड कर लिया, किसने स्टोर कर लिया अपने पास, तो वो पॉइंटर पी ने अपने पास स्टोर करके रख लिया। तो ये सारा का सारा फंडा होता है पॉइंटर के रिगार्डिंग। बाकी देखो यहाँ पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कौन सा ऑपरेटर होता है, जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब भी आपको मेमोरी एड्रेस लेना है किसी वेरिएबल का, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर का। इसके अलावा एस टी के यहाँ पे दे रखा है, तो एस टी का फंडा क्या होता है, एस टी का हम कब यूज़ करते हैं, तो एस टी का हम तब यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। इनके नाम ही पूछे जाते हैं, तो नाम को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इनकी वहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रही होंगी शायद वाइट आपको ना, तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो आपको इसको क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। और ये करते हैं गेट द वैल्यू स्टोर्ड एट अ स्पेसिफिक एड्रेस, है ना। ये बेसिकली जो किसी स्पेसिफिक एड्रेस पे कोई वैल्यू स्टोर होती है उसको क्या करते हैं, लेकर आने का काम करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है, ठीक है। तो वही लिखा है कि वेरिएबल दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम सिंपली पॉइंटर बोल देते हैं,
ओके। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच कोर कंसेप्ट ऑफ ओप्स सी प्लस प्लस जावा अलो एन ऑब्जेक्ट टू टेक मल्टीपल फॉर्म सच एज इन्वोकिंग डिराइव्ड क्लास मेथड टू द बेस क्लास रेफरेंस। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम बोल देते हैं सिंपली, क्योंकि यहाँ पे बात करें है ना, किसके बारे में बात की है, यहाँ पे इसने बोला है कि आप क्या कर रहे हो, चाहे आप सी प्लस प्लस की या जावा की लैंग्वेज की बात कर रहे हो, जहाँ पे एक हमारे पास चीज़ होती है जिसके पास मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। तो मल्टीपल फॉर्म्स किसके होते हैं, हमारे पॉलीमॉर्फिज्म के होते हैं। कि पॉली का मतलब ही क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मल्टी। तो मल्टी फॉर्म्स कौन हैंडल करने का काम करता है, या फिर कौन सा ऐसा मेथड होता है जो इसके पास मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, तो वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आ जाता है। ओके, तो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कि देखो हमारे पास जब हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, कौन सी, हमारी ऊप्स लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है। अब ऊप्स लैंग्वेज पता है आप सभी को, ऊप्स कौन सी लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना। इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, सी प्लस प्लस आता है, इसके अलावा जावा आता है। ओके, तो वही लिखा है यहाँ पे कि ऊप्स में हमारे पास ना अलग अलग कंसेप्ट आते हैं। तो जैसे सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है क्लास का। ओके, सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट आता है, क्लास का। तो क्लास होता है कि बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है ना, लॉजिकल ब्लूप्रिंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं टेम्पलेट होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा और फंक्शंस हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे आप अपना कल को घर बनाओगे, तो आप घर बनाओगे, आप बोलोगे क्या बोलते हैं, आप बोलोगे किसी आर्किटेक्ट को, हमें मुझे अपना अपना एक घर बनवाना है। तो आप क्या करो, उसको एक मतलब मुझे एक बना के दे दो, प्रिंट बना के दे दो, ब्लू प्रिंट बना के दे दो। तो वो क्या करेगा, आपको एक घर का पूरा पूरा नक्शा बना देगा कि अच्छा यहाँ पे आपका किचन आएगा, यहाँ पे आपका बेडरूम आएगा, है ना, यहाँ से आपका बालकनी दिखेगी आपको। तो ऐसे करके वो उसने क्या बना दिया, पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया। तो देखो एक्चुअल में आपका घर थोड़ी ना बना है, अभी आपने क्या देखा, उसका सिर्फ ब्लूप्रिंट देखा है। तो क्लास भी क्या होती है, कि ब्लूप्रिंट का काम ही करता है। पर जब आप क्या कर देते हो, उस क्लास को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर देते हो, मतलब एक्चुअल में उस क्लास को कोई मेमोरी दे देते हो, है ना। अभी देखो आपने ब्लूप्रिंट तो बना लिया, पर जब आपका काम, घर का काम स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब काम वर्किंग होना स्टार्ट हो गया, तो उस टाइम पे क्या बन जाती है आपकी क्लास, आपकी क्लास एक ऑब्जेक्ट बन जाती है। क्योंकि ऑब्जेक्ट होता ही क्या है, एक फिजिकल एंटिटी होती है, और या फिर इसको बोलते हैं इंस्टांस ऑफ क्लास। की जो हमारा क्लास था उसका ब्लूप्रिंट तो मुझे दे दिया, पर ब्लूप्रिंट के ऊपर काम था वो स्टार्ट हो गया। जैसे अपने घर का नक्शा तो दे दिया मिस्त्री को, पर मिस्त्री ने जैसे उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या बन गया आपके लिए, एक आपका ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब आपका जो काम था वो इनिशिएट होना स्टार्ट हो गया। तो अगर इसी चीज़ को हम कंप्यूटर की वे में समझें, तो क्लास क्या है, एक आपका कोड है, पर उस कोड को जब आपने मेमोरी प्रोवाइड कर दी, तो जिस टाइम पे उसको मेमोरी प्रोवाइड की गई है, उसको उस टाइम को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करना, या फिर इंस्टांस ऑफ क्लास। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, जो आपने क्लास बनाई थी इसको आप क्या कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो। तो वही अगर एग्जांपल में देखा जाए रियल वर्ल्ड में, तो यहाँ पे टेक्निकल ड्राइंग बनाई है किसकी, किसी कार की। पर जब आप किसी स्पेसिफिक कार को एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर देते हो, है ना, जैसे आप बोल देते कि रेड तसला होगी मेरी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको आप बोल देते हो कि आपने प्रैक्टिकल इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट आते हैं जब हम ऊप्स लैंग्वेज पढ़ते हैं। बाकी देखो यहाँ पे क्या क्या और कंसेप्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब आप क्या करते हो, आपका जो बेस क्लास होती है या फिर पेरेंट क्लास होती है, उसकी कुछ वैल्यूज़ आप इनहेरिट करते हो। जैसे आप क्या करते हो, आपके मतलब मदर एंड फादर होते हैं, तो उनके आप कुछ वैल्यूज़ क्या करते हो, ठीक है, आप सन आगे सपोज कर लो, तो आप क्या करते हो, उनकी वैल्यूज़ कुछ इनहेरिट करते हो, प्लस इसके साथ आपकी अपनी भी कुछ खूबियाँ होती हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एक क्लास एक्वायर करती है प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम अनदर क्लास। तो यहाँ पे एक क्लास कौन सी आ गई, एक क्लास मान लेते हैं आप आ गई, आपने क्या किया, आपने अपनी मदर से भी प्रॉपर्टीज़ ली और अपने अपने फादर से भी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करी। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है, इससे जो आपका कोड होता है ना, वो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता है। आप उसका करते हो, कोड को अपने अलग कोड अगले आगे वाले कोड में क्या कर लेते हो, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट इनकैप्सुलेशन दिखा है यहाँ पे। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि जब रैप करते हो, मतलब एक तरीके से कंबाइन कर देते हो कैप्सूल की फॉर्म में। किसको कंबाइन कर देते हो, मान लेते हैं आप अपना एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, डाटा बनाया, और उसमें आप उसके कोई फंक्शंस हैं, ठीक है। जब आप डाटा और फंक्शंस को कंबाइन कर देते हो, रैप कर देते हो, तब वो क्या बन जाता है, इनकैप्सुलेशन बन जाता है। इससे होता है क्या, इससे जो हमारी डाटा की सिक्योरिटी होती है वो बढ़ जाती है। ओके, तो डाटा सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा हमारा एक तरीके से कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, तो इनकैप्सुलेशन का हम यूज़ करते हैं। तो कल को पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो क्या करता है, आपकी डाटा की सिक्योरिटी को बढ़ाता है, तो आप बोलेंगे सर वो इनकैप्सुलेशन होता है।
ठीक है। फिर जैसे अब्स्ट्रैक्शन आता है, तो अब्स्ट्रैक्शन होता है कि बेसिकली जो आपने फंक्शंस वगैरह या फिर अपने कोई डाटा वगैरह आपने बना रखे हैं, अगर आप चाहते हो कि कोई और क्लास उसको ना देख पाए, ठीक है, या फिर कोई और उसको ना देख पाए, तो उसके लिए आपके पास एक कंसेप्ट आता है अब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड शो द एसेंशियल फीचर्स ओनली। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने कल को अपना एक प्रोग्राम बना दिया, है ना, कल को मैंने अपना एक प्रोग्राम बना दिया, आप उसको ईजिली मतलब अभी विद हेल्प अपने मोबाइल क्या कर रहे हो, उसको यूज़ कर पा रहे हो, पर मैंने क्या कर दिया, आपको ये बताना स्टार्ट कर दिया कि आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये मेरा कोड है वो चल रहा है, तो आपको उससे क्या लेना देना, आपने क्यों देखना है कि ये कोड कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको तो सिंपल आपसे मतलब है कि जो आपका काम हो रहा है बस वो चलना चाहिए। तो वही होती है एब्स्ट्रैक्शन, कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही आपको दिखाई जाए और जो अननेसेसरी जो बैकग्राउंड में चलने वाली चीज़ें हैं वो आपको ना दिखाई जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन बोल देते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्शन बोल देते हैं। ओके, जैसे वो एग्जांपल दे रखा है मैंने कि यूजिंग अ टीवी रिमोट विदाउट नोइंग द इंटरनल सर्किटरी, मतलब आप जैसे टीवी वगैरह यूज़ करते हो तो आप बेसिकली क्या करते हो, उसको यूज़ करते हो पर आप उसको अंदर थोड़ा ना पता है इंटरनली वो कैसे वर्क कर रहा होता है ना। फिर उसके बाद जैसे जो एग्जाम अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, बेसिकली कोई भी आप जब आप फंक्शन बनाते हो, कोई भी अपना एक फंक्शन बनाते हो, तो उसके क्या होते हैं, उसके मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, उसको हम बोल देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये बेसिकली कहाँ किसके लिए यूज़ किया जाता है, जब भी आपको अपने प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाना होता है ना, तब आप क्या करते हो, पॉलीमॉर्फिज्म का सहारा लेते हो। क्योंकि ये सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं, मान लेते आपको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी है तो इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हो, अगर आपको अपना कोड सिंपल रखना है, ठीक है, ताकि जो नॉर्मल पर्सन है उसके वो सिंपल है, तो आप एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हो। वही अगर आपको अपना कोड फ्लेक्सिबल बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करते हो। तो वैसे यहाँ यहीं पे आ गया कि पॉलीमॉर्फिज्म एग्जांपल क्या आ गया कि कोई एक पर्सन है जो है तो वो स्टूडेंट है, पर किसी का वो बेटा भी है और साथ ही साथ वो मान लेते हैं कहीं का एम्प्लॉय भी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक ही पर्सन के होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं उसके बिहेव्स होते हैं, फिर बोल सकते हैं उनके क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं उसके। तो ये सारे जो कंसेप्ट होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उनको नोट करके आपने लिख लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास इसी का ही कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाटा टाइप इज़ नॉट अ प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास स्ट्रिंग का कोई भी प्रिमिटिव मतलब डाटा टाइप नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रिंग बेसिकली होता है कि हमारे पास ये एक तरीके से हमारे पास हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पूछा है नॉट प्रिमिटिव इन जावा। ठीक है, नॉट प्रिमिटिव पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा हमारे पास, स्ट्रिंग हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, हाँ, फिर यहाँ पे बाकी दे रखे हैं, इंट दे रखा है, बुलियन दे रखा है, करेक्टर दे रखा है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि कुछ हमारे पास ना, जब हम जावा लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स होते हैं, एक आते हैं हमारे पास प्रिमिटिव, दूसरे आते हैं हमारे पास नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव हमारे पास वो होते हैं जो जावा लैंग्वेज में पहले से ही हैं। ओके, अब कई बच्चे ये अगर कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे सर डाटा टाइप होता क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डाटा टाइप। तो डाटा टाइप एक्चुअल में होता है कि जिस टाइप का डाटा है उसको दिखाने के लिए आप किस चीज़ का सहारा ले रहे हो उसको बोल देते हैं हम डाटा टाइप्स, है ना। तो सिंपली अगर आपको इसको नोट करके ऐसे ही लिखना होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं मेमोरी में, उनको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी ना किसी डाटा टाइप का सहारा लेते हैं। मान लेते हैं कि सपोज कर लो आपकी ये आ गई मेमोरी। ओके, ये आ गया आपकी मेमोरी। इस मेमोरी में पड़ा है फर्स्ट में 10 पड़ा है, सेकंड में ए पड़ा है, थर्ड में हमारे पास 20.3 पड़ा है, ऐसे करके हमारे पास वैल्यू पड़ी है। तो आपको तो ये लग रहा है पता, आपको लग रहा है पता ये कौन सी वैल्यू है, सर ये हमारी इंटीजर की वैल्यू है ना, ये हमारी इंटीजर की वैल्यू है। सेकंड हमारी कौन सी वैल्यू है, ये हमारी कोई ना कोई टेक्स्ट वैल्यू है। ठीक है, टेक्स्ट वैल्यू बोल लो या फिर इसको आप बोलो कि ये मेरी कोई स्ट्रिंग वैल्यू है ना, और या फिर आप बोलो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है। ठीक है, जैसे आपको समझ आया है ईजिली, पहले उसको समझो आप। फिर जो लास्ट में है वो कौन सा है आपके पास, ये आपके आगे हमारे पास सिर्फ फ्लोटिंग की कोई वैल्यू आ गई, फ्लोट कोई वैल्यू आ गई। आपको तो ये सारी चीज़ें पता लग रही हैं, पर अगर आपको कंप्यूटर की मेमोरी को ये सारी चीज़ें समझानी है या फिर अगर आपको ये चीज़ बतानी है मेमोरी में कि जो आप मेमोरी में डाटा स्टोर कर रहे हो वो किस टाइप का है,
क्योंकि हम क्या दिखा रहे हैं, उसका डाटा का टाइप बता रहे हैं, है ना। क्योंकि देख रहे हो ना कि इंटीजर है, तो इंटीजर का मतलब क्या है कि जो मेमोरी इसके अंदर कोई डाटा होगा वो किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटीजर वैल्यू का डाटा स्टोर होगा। और जो सेकंड नंबर की जो हमारे पास लोकेशन है जिसमें हमने करेक्टर डाला है, तो इसमें किस टाइप का डाटा स्टोर होगा, सिर्फ और सिर्फ जो करेक्टर का डाटा होगा वो इसमें स्टोर होगा। और वैसे ही जो हमारे पास 20.3 है, ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज़ होती हैं। तो मुझे अगर इसको स्टोर करना होगा तो हम किसका सहारा लेते हैं, किसी ना किसी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप का हम क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। तो डाटा टाइप समझ आएगा क्या हेल्प करते हैं, बेसिकली किसी डाटा को रिप्रेजेंट कैसे होना है मेमोरी में, उसको बताने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, डाटा टाइप का सहारा लेते हैं। और दूसरी वे में ये भी बोल सकते हैं कि मान लो मेरे पास कोई खाली मेमोरी पड़ी है, पर मैं इस मेमोरी को अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं बता सकता हूँ, इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि मेरे फर्स्ट मेमोरी में इंटीजर डाटा ही जाना चाहिए, दूसरी मेमोरी में मेरे पास करेक्टर डाटा ही जाना चाहिए, और तीसरी जो मेमोरी है उसमें मेरे पास फ्लोटिंग डाटा ही जाना चाहिए, है ना। मान लेते हैं मैंने करेक्टर की जगह नंबर डाल दिया, 20 डाल दिया, तो मुझे वहाँ पे एरर आ जाएगा कोड में। क्यों एरर आ जाएगा, क्योंकि मैं करेक्टर की जगह पे क्या डाल रहा हूँ, कोई इंटीजर वैल्यू वहाँ पे डालने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तब हम किसका सहारा लेते हैं, बेसिकली डाटा टाइप्स का सहारा लेते हैं। ओके, तो ये हम चाहे जावा पढ़ें चाहे सी पढ़ें, है ना, कोई भी लैंग्वेज पढ़ें, तो वहाँ पे ही आता है। तो प्रिमिटिव आप समझ गए। और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है कि प्रिमिटिव जो होते हैं जो पहले से जावा के अंदर डिफाइन किए गए होते हैं ना। तो जावा के अंदर कौन कौन से प्रिमिटिव हैं, अगर हम थोड़े बहुत देख ही लें तो प्रिमिटिव के अंदर आ जाता है हमारे पास एक बाइट आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट आ जाता है। ठीक है, जब आप जावा लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो वहाँ पे डाटा टाइप्स होते हैं हमारे पास, एक बाइट आता है, शॉर्ट आता है, एक हमारे पास इंट आता है, किसके लिए, इंटीजर के लिए। बाकी इसके अलावा लॉन्ग आ जाता है, इसके अलावा फ्लोट आ जाता है ना। तो ये हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने करेक्टर के लिए बताया तो कैर आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रिमिटिव। मतलब ये सारे के सारे डाटा टाइप्स हैं जो पहले से ही डिफाइन हुए हैं कि कौन सी लैंग्वेज में, हमारी जावा लैंग्वेज के अंदर। पर दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे पास नॉन प्रिमिटिव, मतलब वो पहले से बने नहीं हैं, उसको कौन बनाता है, उसको प्रोग्रामर बनाता है। तो वो कैसे बनाता है, बेसिकली प्रोग्रामर कैसे क्रिएट करता है, प्रोग्राम्स एक बेसिकली क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ जो हमारे ओप्स के कंसेप्ट होते हैं, है ना। तो कौन कौन से हो जाते हैं, तो अगर आप जैसे बोल लो कि कौन कौन से हो जाते हैं सर, तो जैसे मैं बोल दूँ कि आपके पास जैसे हमारे पास अगर एग्जांपल लेना हो आपने, तो हम बोल सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ सर, मैं अपनी कोई क्लास डिफाइन कर देता हूँ, या फिर मैं कोई अपना ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, या फिर इसके अलावा मैं कोई इंटरफेस का यूज़ कर लेता हूँ जावा में, है ना। या फिर मैं एरे का यूज़ कर लेता हूँ, है ना, एरे का आप सभी को पता होगा। इसके अलावा मैं अगर मान लो सर स्ट्रिंग का यूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखो, ये पहले के ही क्या है, एक तरीके से बने तो पहले से ही, पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, क्रिएट करवा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो ये क्लास को मैं अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मैंने अपने अकॉर्डिंग इनिशिएट करवाया। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है हमारे पास, नॉन प्रिमिटिव, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या आ जाता है, डिराइव्ड भी आ जाता है। अगर नॉन प्रिमिटिव नहीं पता होगा तो आपने याद रखना है कि डिराइव्ड भी हम इन्हीं को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं। और मेमोरी देखो, जावा में जो प्रिमिटिव होते हैं वो एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करते हैं, पर जो डिराइव होते हैं वो स्टोर करते हैं एड्रेसेस को। जैसे मैंने हम पॉइंटर का बताया ना आपको, तो पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है, वैल्यू स्टोर नहीं करता है, वो एड्रेस स्टोर करता है। तो वैसे ही जो प्रिमिटिव होते हैं वो वैल्यू स्टोर करते हैं, पर जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो बेसिकली एड्रेसेस के ऊपर काम करते हैं। उनको वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, उनके पास एड्रेस होता है। अगर आप एड्रेस के अंदर कुछ अपडेट कर देते हो, है ना, एड्रेस के अंदर जैसे अपडेट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली उस मेमोरी के अंदर जाता है और उस मेमोरी के अंदर जो डाटा होता है उसको अपडेट कर देता है। फिर जो हमारे पास जावा होते हैं इसमें जो फिक्स साइज़ होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं बाइट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर आपको बाइट लिखाया है तो बाइट का अपनी कुछ मेमोरी होगी। तो बाइट की कितनी मेमोरी होती है, इसकी हमारे पास मेमोरी होती है 1 बाइट, कि अगर कंप्यूटर में वो मेमोरी लेगा तो वो 1 बाइट की मेमोरी ही लेगा। वैसे ही शॉर्ट की कितनी होती है सर, इसकी 2 बाइट होती है, कि अगर कंप्यूटर में इसको मेमोरी दी गई होगी तो वो कितनी मेमोरी दी होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट ही दी गई होगी। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम प्रिमिटिव यूज़ करते हैं तो उनका जो साइज़ होता है वो सर हमेशा फिक्स रहता है। पर अगर दूसरी तरफ हम डिराइव्ड की बात कर लेते हैं तो क्लास में अपने अकॉर्डिंग बनाता हूँ, इंटरफेस में अपने अकॉर्डिंग बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट में अपने अकॉर्डिंग इनिशिएट करवाता हूँ, एरे वगैरह में अपने हिसाब से बनाता हूँ, स्ट्रिंग में अपने हिसाब से बनाता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ कि इसका साइज़ है वो फिक्स नहीं होता है। ओके, और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर करता है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर करता है, क्योंकि मैंने आपको ये बता ही दिया क्लास क्या है। जैसे मैंने नक्शा बना के दे दिया आपको मकान का, अब वो मिस्त्री के ऊपर है भाई, वो कितना सीमेंट लगा रहा है, कितना बजरी लगा रहा है, कितना XYZ अमाउंट चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो वो उसके ऊपर है।
ठीक है, उसके बिहाफ पे क्या होगा, मेरी जो एक तरीके से ऑब्जेक्ट की क्या होगी, या फिर हम कंप्यूटर की टर्म में बोल दे तो ऑब्जेक्ट की कितनी मेमोरी वो कंज्यूम करेगा या फिर कितने रिसोर्सेज वो कंज्यूम करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक तरीके से डिपेंड करता है, या फिर हम नॉर्मली बोले तो हमारे मिस्त्री के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं दोनों चीज़ें तभी आपको समझा रहा हूँ तो आपको ये सारी चीज़ें ना समझ आ जाए, क्योंकि बुक्स तो सभी के पास है, सब कुछ सभी के पास है, पर इन द एंड आपको समझ आनी चाहिए कि एक्चुअल में है क्या ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे मेथड दे रखा है, मेथड को ही ना कई लैंग्वेज में फंक्शन भी लिखते हैं, याद रखना, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर कई जगह फंक्शन लिखा है, कई जगह मेथड लिखा है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कई लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे, जैसे यहाँ पे जावा की बात करी तो जावा में फंक्शंस को मेथड बोलते हैं। ओके, हम जैसे नॉर्मली करते हैं ना, जैसे एक्सेल में मैंने आपको बताया था एवरेज फंक्शन, एवरेज के आगे मैं ये वाला जो लगा रहा हूँ ना सिंबल, ये वाले, ठीक है, तो ये किसको बताने का काम करते हैं बेटा, ये हमारे फंक्शन को बताने का काम करते हैं। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। पर अगर यही बात अगर हम जावा में बोल रहे हैं तो वो हमारी मेथड बन जाते हैं। वही अगर हम बात कर लेते हैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में तो वो फंक्शंस बन जाते हैं। होता कुछ नहीं है तो एक ही चीज़ है, पर उसके नाम होते हैं वो अलग अलग कर दिए ही होते हैं, ताकि जो है इन द एंड बच्चों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। पर हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, हमें बस उसको सिंपल रखना है जितना हम उसको रख सकते हैं। तो इसमें क्या है, मेथड क्या होता है, कैन नॉट कॉल मेथड ऑन दैम। बेसिकली हम जो प्रिमिटिव होते हैं इसके थ्रू हम कोई मेथड वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते हैं। पर ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली क्या है, ये भी एक तरीके से इनिशिएट ही कर रहा है, तो इससे हम बोल सकते हैं ये क्या कर सकता है, मेथड वगैरह के ऊपर जो टास्क है उसको परफॉर्म कर सकता है। अब देखो जो हमारे प्रिमिटिव होते हैं ये कभी भी नल नहीं हो सकते हैं, कभी भी ये खाली नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो मेमोरी होती है वो पहले से ही डिफाइन कर दी गई होती है। पर जो हमारे पास डिराइव होते हैं ये नल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने एक ब्लूप्रिंट बना के दे दिया, अब ब्लूप्रिंट तो बना दिया, इसकी तो मेमोरी तो है नहीं कोई भी, तो इसका मतलब ये क्या है सर, ये हमारी खाली है। ओके, तो यही लिखा है कि प्रिमिटिव हमारे नल हो सकते हैं, पर जो हमारे पास दूसरे हैं नॉन मतलब सॉरी नॉन प्रिमिटिव हमारे नल हो सकते हैं, पर जो हमारे प्रिमिटिव है वो नल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी पहले से ही डिफाइन कर दी गई है कि आपको इतनी मेमोरी मिलेगी ही मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम रेलिवेंट होते हैं, आपको उन्हें क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाइथन विच ऑफ द फ्लोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल हम किसको बोल देते हैं, तो ये मैंने आपको पहले वैसे बताया था शायद, है ना, पाइथन का एक क्वेश्चन आया था पहले भी, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टप्पल होता है, वो क्या हो जाता है, हमारे पास एक इनम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको ये यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन सी होता है, क्या होता है कि म्यूटेबल में क्या होता है कि ये चेंज नहीं हो सकते, जब इनको आपने क्रिएट कर दिया तो ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। तो इम्यूटेबल क्या होता है, ये चेंज हो सकते हैं, जब आपने इनको बना दिया तो उसके बाद भी आप इनको चेंज कर सकते हो। बाकी मेमोरी एड्रेस क्या होते हैं, रिमेन सेम व्हेन मॉडिफाइड। बेसिकली जब आप मॉडिफाई भी करते हो तो ये जो उसका एड्रेस होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है। पर जब आप इम्यूटेबल की बात करते हो तो जो नया ऑब्जेक्ट होता है वो क्रिएट किया जाता है। अगर आप एड्रेस अगर आपका चेंज होता है ना, तो एक नया ऑब्जेक्ट आपके लिए क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि तभी हम अगर एड्रेस चेंज कर रहे हैं ना, तभी हम इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं, पर इनम्यूटेबल में हम कोई भी चीज़ है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपने नोट करके लिख लेना है। फिर जैसे परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि अगर आपको जल्दी से जल्दी कोई डाटा अपडेट करना है ना, तो आप उस टाइम पे लिए म्यूटेबल का यूज़ करेंगे। किस में बेटा, हम पाइथन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, पाइथन आपने याद रखना है, ये सारे पाइथन की चीज़ें हैं। और वही हमारे इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल में क्या होता है कि अगर आपको एक्सेस करना है डाटा, अगर आपको जल्दी से जल्दी कोई डाटा लेकर आना है ना, एक तो होता है कि आप क्या कर रहे हो, डाटा को भेज रहे हो कहीं पे, अपडेट कर रहे हो। तो अगर आपको अपडेट के लिए कोई एक तरीके से वो चाहिए, क्या बोलते हैं हम इसको, डाटा स्ट्रक्चर चाहिए, तब आप म्यूटेबल का यूज़ करेंगे। और अगर आपको क्या करना है, कोई डाटा लेकर आना है, जल्दी से जल्दी लेकर आना है, तो उसके लिए आप इम्यूटेबल का यूज़ करते हो। ठीक है, दोनों के अपने फ़ायदे हैं, ऐसा नहीं समझना कि एक का फ़ायदा है और दूसरे का मतलब नुकसान है, पर दोनों के अपने कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं। तो एग्ज़ाम में यही पूछ लिया जाता है, तो आपने इनको नोट करके लिखना है। बाकी क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो वो यहाँ पे है लास्ट में, कि म्यूटेबल के 4 ऑप्शन होंगे, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट या फिर बाइट एरे। ये किसके एग्जाम्पल हैं सर, ये हमारे म्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। कौन सी लैंग्वेज में, हमारे पाइथन लैंग्वेज में। वही हमारे इम्यूटेबल के कौन कौन से हैं, इंट आता है, फ्लोट आता है, स्ट्रिंग आता है, टपल आता है और फ्रोजन सेट आता है। ये किस में आ जाते हैं, हम ये हमारे इम्यूटेबल के अंदर आ जाते हैं। वही यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि लिस्ट हमारे पास क्या होता है, म्यूटेबल होता है, टप्पल हमारा इम्यूटेबल होता है ना। और इनका सिंटैक्स देख लो, ऐसे होता है।
ठीक है, कि जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना उसके अंदर हम लिखते हैं इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में ईजी हो जाए थोड़ा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो ना कि आपको ये इस टाइप की स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की है यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आपने यूज़ किया और यहाँ पे लिखा है 1 2 और 3। तो ये किस टाइप का बन जाता है, ये हमारी लिस्ट बन जाती है। और वैसे ही टप्पल की बात कर लेते हैं तो टप्पल हमारे हमेशा इसमें चलती है 1 2 और 3। ठीक है, ये चीज़ भी एग्जाम पूछी गई थी एक बार कि जो आपका लिस्ट होता है उसका जो सिंटैक्स होता है वो किससे स्टार्ट होता है, तो वो आपका बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है ना। तो वैसे ही दूसरा हमारा टप्पल का आता है। फिर जो हमारा स्ट्रिंग आता है तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या हो जाता है, इम्यूटेबल हो जाता है। ये भी टप्पल भी हमारा इम्यूटेबल होता है। और स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली आप डबल करली ब्रेसिस के अंदर कुछ भी चीज़ आप लिखोगे वो क्या हो जाएगी, वो आपकी स्ट्रिंग अकाउंट होगी। तो जैसे यहाँ पे हेलो किस में लिखा है, डबल, उसमें लिखा है डबल पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है इसको, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मेरी स्ट्रिंग है ना। फिर वैसे हमारे पास जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी भी हमारे पास म्यूटेबल होती है। और डिक्शनरी हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले डिक्शनरी में हम क्या देते हैं, कोई आईडी देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आईडी की अपनी कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो वही लिखा है आईडी, और उसके अंदर उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना। तो ये आ जाते हैं हमारे म्यूटेबल के अंदर। बाकी आता है सेट। ठीक है, तो सेट का आप सभी जिन्होंने मैथ पढ़ा होगा बेसिक, तो उनको पता है कुछ ऐसे करके ब्रैकेट होती है ना, एंगुलर ब्रेसिस बोलते हैं इनको। तो उनके अंदर जो वैल्यू लिखी गई होती है उनको हम किस डाटा स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट से हम करते हैं। और ये हमारे म्यूटेबल होते हैं ये भी। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो लिस्ट है वो कैन ऐड रिमूव आइटम या फिर अपेंड कर सकता है। अगर टप्पल की बात करें तो टप्पल हमेशा फिक्स साइज़ का रहता है। मान लेते आपने 3 के लिए बनाया है तो वो 3 के लिए ही फिक्स रहेगा। यूज फॉर डाटा शुड नॉट बी चेंज, इसमें ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपका जो डाटा है वो कभी भी चेंज नहीं होना है। बाकी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग भी बेसिकली क्या होता है कि एनी चेंज एक्चुअली क्रिएट्स अ ब्रांड न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, बेसिकली अगर आप हेलो के अंदर कुछ और चीज़ लिख दोगे, कुछ और लिख दोगे, तो वो बेसिकली क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा और जो आपने स्ट्रिंग लिखा होगा उसको वैसा ही बना देगा। बाकी डिक्शनरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो कीज़ उसमें मस्ट होती हैं। जैसे यहाँ पे आईडी लिखा है ना, आईडी लिखा है तो आईडी मस्ट है यहाँ पे। ओके, और जो वैल्यूज़ हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। आईडी तो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, पर वैल्यू यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, वो तो आप जो मर्जी डाल दो, वो आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पे सेट है, तो सेट होता है कि बेसिकली अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम। ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम हम किसको बोलते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ना, फिर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें दिख नहीं रहा है। तो ये किसको बोल देते हैं हम, इसको हम सेट को बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे किसके रिगार्डिंग, हमारे पाइथन के रिगार्डिंग। तो इसको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। ठीक है, तो अब ये देखो एक क्वेश्चन के साथ हमारे जो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे डिस्कस हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अच्छे ढंग से इसको नोट बना के लिख लेना कॉपी में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके जो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, डिस्कस करवा दूँगा।